नमस्कार, मैं हूं मधु राणा और आप देख रहे हैं मधुनामा। भारतीय राजनीति के लौह पुरुष कहे जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। उनके बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन उनके व्यक्तित्व के बारे में और अच्छी तरीके से जानने समझने के लिए आज हम मिलने आए हैं विशंभर श्रीवास्तव जी से, जिन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर एक किताब लिखी है, आडवाणी के साथ 32 साल। इन्होंने आडवाणी जी के साथ में 32 वर्ष व्यतीत किए हैं और उन अनुभवों को संकलित करके ये किताब बनाई है। तो आइए बात करते हैं विशंभर श्रीवास्तव जी से। नमस्कार विशंभर जी। नमस्कार। मधुनामा के दर्शकों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और आपको भी बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद है। आपका ये कार्यक्रम बढ़ता जाए आगे। विशंभर जी, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई? कैसे आपका यहाँ का सफ़र जो अपने यहाँ तक अभी पहुँचे हैं, वो कहाँ से उसकी धारा निकल रही है? मेरा जन्म 1930 में बनारस के एक छोटे से गांव में हुआ था। मैं अपने माता पिता की पहली संतान जी। रहा हूँ। सामान्य परिवार था। पिताजी अध्यापक थे प्राइमरी स्कूल में। फिर 9th क्लास में मैं था, उस समय वो बीमार पड़े। तब मैंने निश्चय किया कि अब उसी समय मैंने संकल्प कर लिया था कि मैं हाई स्कूल के बाद ही नौकरी करूँगा। जी। हाई स्कूल में मैंने सन 1949 में फर्स्ट डिवीज़न मैथमेटिक्स और संस्कृत में डिस्टिंक्शन के साथ पास हुआ था। लेकिन परीक्षा का परिणाम आने से पहले ही मैं बम्बई चला गया। साल भर तक संघर्ष करता रहा नौकरी के लिए। अंततः मुझे फिल्म्स डिवीज़न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नौकरी मिली। तो वहाँ पर आपका क्या काम था? 1950 में मैं वहाँ हिंदी स्टेनोग्राफर के रूप में काम कर रहा था। और काम वहाँ बहुत कम था। फिल्म डिवीज़न में उस समय काम बहुत कम था हिंदी स्टेनोग्राफर का। तो काम करते हुए मैं वहाँ सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी चलाता था, जिसके कारण फिल्म डिवीज़न में सबसे बड़े जो अधिकारी थे उनसे लेकर के सामान्य क्लर्कों तक मेरा संपर्क होता था। और यहाँ तक फिल्म इंडस्ट्री में भी मैं गया। आपने वहाँ पे एक्टिंग भी की है? तो सेंसर बोर्ड के ऑफिस के उनके जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने मेरे बॉस के माध्यम से मुझसे संपर्क किया कि एक फिल्म की स्क्रिप्ट है, क्या आप टाइप कर देंगे? मेरे बॉस ने कहा कि तुम कर लो, ऑफिस में बैठे बैठे कर दो, क्या काम तुम्हारे पास कम है। मैंने वहाँ काम किया। उसके बाद सेक्रेटरी ने मुझसे कहा कि हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि बहुत काम आएगा। कोई भी फीचर फिल्म बनती थी जी। तो सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी होता था सेंसर बोर्ड से। जी। बगैर उसके दिखा नहीं सकते। सेंसर बोर्ड शुरू से ही था? शुरू से ही था सेंसर अच्छा। बोर्ड। और सेंसर बोर्ड शुरू था, बल्कि मैं जिस फिल्म डिवीज़न में काम करता था वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म हर हफ्ते बनती थी, एक डॉक्यूमेंट्री और एक न्यूज़ रील। अच्छा। न्यूज़ रील समाचार से संबंधित होता था, डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने सूचना। ठीक है। तो ये कंपलसरी था कि कोई भी सिनेमा हॉल जब तक इसको शुरू में न दिखाए वो कोई फीचर फिल्म दिखा नहीं सकता। अच्छा। वरना उसको कैंसिल कर देंगे उसका लाइसेंस। ऐसे दृश्य होते थे जो आकर्षक होते थे, जैसे मारधाड़ के हुए, कुछ वल्गर हुए, जिसको लोग देखना चाहें, वो धीरे से जोड़ देते थे। अच्छा, पहले सर्टिफिकेट ले लिया, ले लिया, कुछ दिनों के बाद उसको जोड़ दिया। क्या किसको पता चलता है। लेकिन उसी सेंसर बोर्ड के सदस्यों में से ही किसी ने देखा होगा, अरे ये तो हमने काट दिया था, आपत्ति हुई। उसके बाद उन्होंने नियम बनाया कि पूरी फिल्म, अगर 13 रील की फिल्म है तो पूरी की पूरी 13 रील हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप काट देंगे तो हम उसको चेक करेंगे। तो जो अप्रूव होता था उसको काट के फिर दिखाते थे। दिखाने के बाद
वो 13 डिब्बे उनके 13 रील के उनके ऑफिस सेंसर बोर्ड के ऑफिस में जमा होता था, तब उनको सर्टिफिकेट दिया जाता था। ठीक है। कि उसके बाद उन्होंने क्या किया कि महसूस किया कि 13 डिब्बे एक हर हफ्ते जो है कई कई फिल्में रिलीज़ होती हैं, तो हमें रखने की समस्या हो जाएगी। तब उन्होंने एक नया नियम बनाया कि शूटिंग स्क्रिप्ट टाइप की हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 पेज की होगी, तो वो शूटिंग स्क्रिप्ट रखी जाए। ये नियम कब से आया? 51-52 के सन 51-52 के आसपास में। उससे पहले स्क्रिप्ट नहीं रखते थे? उसके पहले स्क्रिप्ट नहीं रखते थे, उसके पहले पूरी फिल्म रखते थे। शूटिंग 35 mm की फिल्म, 13 डिब्बे होते थे, ये एक कोना भर जाता था। तो उन्होंने शूटिंग स्क्रिप्ट रखना शुरू किया, और उसके लिए फिर उन्होंने कहा कि अगर आपके पास अपना टाइपराइटर हो, घर में बैठे बैठे ही काम कर सकते हैं। तो मैंने एक पोर्टेबल टाइपराइटर खरीदा और काम किया। तो मेरी भाषा इतनी अच्छी थी, और फिल्म डिवीज़न में कमेंट्री डिपार्टमेंट में था, मेरे बॉस थे के कपिल, सुपरवाइज़र थे। मेरा टाइप का काम तो कम था, इसलिए मैं हर डिपार्टमेंट में, कैमरा डिपार्टमेंट है, एडिटिंग डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट में मेरी पहुंच थी, और सबसे मिलता था निर्भीकता के साथ। तो टेक्निकल बातें बहुत सारी मैं सीख गया। उसके कारण जैसे फिल्म अगर बन रही है, उसमें एक शॉट के बारे में बता रहे हैं, क्लोजअप है, क्लोज शॉट है, मिड शॉट है, लॉन्ग शॉट है, ट्रॉली शॉट है, तो दुनिया भर की जितनी हैं फिल्म देख करके मैं बता सकता हूँ कि कौन सा शॉट है ये। तो ये सब जानकारी होने के नाते मैं जो स्क्रिप्ट टाइप करके देता था उसमें इतनी शुद्धता होती थी। टेक्निकल वर्ड्स आप उसमें डाल देते थे कि जूम हो गया, पैन हो गया, कैसा शुद्धता होती। तो मेरा संपर्क राज कपूर और गुरुदत्त जैसे टॉप के प्रोड्यूसरों से हुआ, और राज कपूर का ऑफिस मेरा सेकंड ऑफिस बन गया चेंबूर में। तो आपने राज कपूर जी के लिए भी टाइपिंग बहुत स्क्रिप्ट सुन के? बहुत किया है, थोड़ा बहुत नहीं उनकी है जितनी फिल्में बनी है सब मैं वहाँ बैठा रहता था, देखता था, शूटिंग हो रही वहाँ देखता था। और एक समय ऐसा आ गया कि राज कपूर ने अपने प्रोडक्शन मैनेजर के माध्यम से मुझसे कहलवाया कि क्या विश्वम्भर जी मेरा सहायक बन सकते हैं। तो उन्होंने सहायक बनने का ऑफर किया दिया मुझे। आपका क्या उस पर जवाब? मैंने सोचा, मैंने कहा कि देखिए राज कपूर बड़े अच्छे पे मास्टर थे, किसी की का पैसा रोकते नहीं थे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री की जो हालत होती है कि अगर कोई भी फिल्म फ्लॉप हो गई तो पैसे की तंगी हो जाएगी। हाँ जी। तो मेरी स्थिति ऐसी, पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं रिस्क उठा सकूं, 2 महीने 4 महीने तनख्वाह नहीं मिले तो काम चलेगा। वरना स्थिति ये थी कि प्रकाश अरोड़ा थे जिन्होंने बूट पॉलिश बनाई थी, राज कपूर की ही, वो भी मेरे जैसे एक साधारण सहायक थे। मेरे मन में आया कि मैं भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन सकता हूँ। फिर मैंने कहा कि नहीं, मैंने मना कर दिया। उनके साथ में रहा, गुरुदत्त के साथ में रहा, गुरुदत्त के साथ में बैठ के कार में बैठ के घूमा भी हूँ, ऐसी स्थिति थी। उसके बाद 5 साल नौकरी करने के बाद मैं वहाँ नियमित कॉलेज ज्वाइन किया, और मेरा छोटा भाई जो था मेरे बाद दूसरे नंबर वाला, उसको मुंबई बुलाया। मैंने उसको काम अपना सुपुर्द करवा दिया। मैं नियमित कॉलेज ज्वाइन करके इंटरमीडिएट किया, ग्रेजुएशन किया पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में। उसके बाद हिंदी से एमए किया। धर्मी भारती, डॉक्टर धर्मी भारती, धर्मी के बहुत बड़े संपादक धर्मी भारती से मेरा संपर्क हो गया था। उन्होंने मुझे मुंबई में उन्होंने ऑफ़र किया कि तुम मेरे यहाँ सहायक संपादक के रूप में आ जाओ। मैं इसको दुर्भाग्य कहूँ या क्या कहूँ, जो ऊपर का लिखा होता ऊपर वाले ने। मैंने कहा कि वहाँ नौकरी करूँगा, शुरू करूँगा तो साल भर तक तो मुझे कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। मैं 1 महीने की छुट्टी लेकर के मैं चला गया हूँ अपने माता पिता से मिलने के बाद। अच्छा। आया उस समय किसी और को रख लिया था। इस बीच टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक बुक स्कीम नामक एक कार्यक्रम शुरू किया, जिसके माध्यम से
हिंदी और भारतीय भाषाओं की चुनी हुई पुस्तकों का अंग्रेज़ी में अनुवाद करके विदेशों में भेजना था। ठीक है। इसके लिए एक उन्होंने बुक स्कीम शुरू की। तो उसके टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में भारती जी ने मुझे रखवा लिया। कहा कि इस रूप में आ जाओ, मैं जैसे मौका मिलेगा मैं तुम्हें पत्रकारिता लाइन में लूँगा। मैं उनके साथ चला गया, लेकिन वो मौका आया, उन्होंने रिकमेंड करके भी भेजा। लेकिन जिस समय रिकमेंड करके भेजा उस समय मैनेजमेंट में और मालिकों में आपस में बहुत बड़ा झगड़ा शुरू हो गया था। और भारती जी की स्थिति उससे पहले ये थी कि भारती जी जो कुछ कह दे वो पत्थर की लकीर होती थी। संघ से आप कब जुड़े? संघ में तो मेरा परिचय बहुत पहले हो गया था। मुंबई में जब आप थे? बम्बई में था तब आपका संघ तब संघ से परिचय हो गया था, लेकिन उस समय प्रतिबंधित था। संघ प्रतिबंधित था। संघ प्रतिबंधित था। तो आप अंडरग्राउंड होकर के उनके साथ? नहीं, उसके ज़्यादा नहीं। तब तो क्योंकि उस समय तो विद्यार्थी पढ़ाई भी कर रहा था। मॉर्निंग में जाना पड़ता था, कॉलेज जाना पड़ता था। 6 साल तक जो है इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और एमए करने में 6 साल लग गए। तो वह शाखाओं में जा नहीं सका था। लेकिन 1965 शाखाएं लेकिन होती थी उस समय वहाँ पे, प्रतिबंधित थी लेकिन शाखाएं होती थी। शाखाएं गुप्त रूप से होती थी। वहाँ कोई झंडा नहीं लगता था। अच्छा। जो है संघ का गीत नहीं गाया जाता था। खेल कूद करते थे लोग। अच्छा। और उनमें मैं बहुत प्रमुखता से भाग लेता था। तो यहाँ आने के बाद, दिल्ली आने के बाद दिनमान में जब आया, संघ में जाने लगा, तो जो उत्तरदायित्व तो मुझे दिया जाता था उसको मैं बहुत अच्छी तरह से निभाता था। इसके नाते मुझे जल्दी जल्दी जिम्मेदारी देते गए लोग, संघ के लोग। मुझे शिक्षक बनाया गया। फिर उसके बाद एक शाखा का शिक्षक बना। पहले गणनायक, शिक्षक, फिर जो है कार्यवाह, फिर मंडल का कार्यवाह बनाया गया, बौद्धिक प्रमुख बनाया गया। सारी जिम्मेदारियां मैं निभाता गया। अच्छा, संघ में भी अलग अलग ये पद रहते हैं? अच्छा। सबसे छोटा पद क्या रहता है उसमें? गठनायक। अच्छा। जिसमें 4-5 छोटे बच्चों का होता है गठनायक। तो उनको जो है पहले गठनायक बनाया गया। फिर मुख्य शिक्षक जो बच्चों को सब सिखाता है, एक शाखा के। फिर उसके बाद शाखा का शिक्षक होता है। उसके बाद जो है कार्यवाह होता है। कार्यवाह शाखा का सबसे बड़ा होता है। उसके बाद जब मंडल कार्यवाह होता है, मंडल कार्यवाह के अधीन 8-10 शाखाएं होती हैं एक मंडल में। एक मंडल में। तो उस समय तो उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो मैंने 2 साल 3 साल का प्रशिक्षण होता है। तो पहला और दूसरा, प्रथम 3 शिक्षक ले लिया। पहले साल, द्वितीय साल, तीसरा साल जो है वहाँ नागपुर में होता था प्रशिक्षण। अच्छा। तो 2 साल का तो प्रशिक्षण ले लिया था, लेकिन तीसरे साल के प्रशिक्षण से पहले ही आडवाणी जी के पास जाना पड़ा। जब उनके यहाँ गया तो उनके यहाँ फिर समय नहीं मिला वहाँ से शिक्षण लेने। आडवाणी जी से आपकी पहली मुलाकात कब, कैसे और कहाँ हुई, जिसके कारण ये बुक आपने फिर लिखी है? सन 1973 में आडवाणी जी जनसंघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष चुने गए। वे राज्यसभा के भी सदस्य थे। तो मैं उस समय दिनमान में काम करता था जी। दिनमान का और नवभारत टाइम्स का कार्यालय एक ही जगह था। संपादकों के लिए तो अलग अलग केबिन बने होते थे, बाकी सारा स्टाफ हॉल में बैठता था। मैं अगर संघ के विरुद्ध कोई वहाँ कुछ बोलता था या जनसंघ के विरुद्ध बोलता था तो मैं खड़ा हो जाता था बहस करने के लिए। मैं उससे उत्तर प्रत्युत्तर करता था। मैं कभी किसी से डरता नहीं था। उस समय तो अपने को हिंदू कहने में लोग डरते थे।
जी। और निर्भीकता के साथ मैं खड़ा हो जाता था। मेरे इस स्वभाव को सब लोग जानते थे, संपादक तक लोग जानते थे। ये जो मैं आप बता रहे हैं ये इमरजेंसी के बाद की इमरजेंसी से पहले की बात ये है। अच्छा, इमरजेंसी से पहले भी ऐसा माहौल था देश में कि जी हाँ, इमरजेंसी से पहले ही था। ये इमरजेंसी से पहले की बात बता रहा हूँ। तो इमरजेंसी से पहले तो नवभारत टाइम्स में डॉक्टर नंद किशोर त्रिखा स्पेशल करेस्पॉन्डेंट थे, विशेष संवाददाता। जी। वो आडवाणी जी के बहुत करीब थे। उन्होंने वो वही पंडारा रोड पर रहते थे, आडवाणी जी पंडारा पार्क में रहते थे। अब कैसे उनका संपर्क हुआ मुझे मालूम नहीं। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा, विशंबर जी आप आडवाणी जी के साथ काम करेंगे। अब मैं आरएसएस में था और जनसंघ में भी सक्रिय था, और जनसंघ का अध्यक्ष मुझे बुला रहा हो तो मैं कैसे चुप रह सकता हूँ। जी। मैंने मन बना ड्रीम लिया। कम ट्रू वाली सिचुएशन थी। मैंने मन बना लिया। तो मैंने कहा कि हाँ मैं जा सकता हूँ। तो उन्होंने नानाजी देशमुख के पास भेजा मुझे इंटरव्यू के लिए कि पहले आपको परखेंगे। मैं उनके यहाँ गया। थोड़ी देर में उन्होंने परख लिया। उन्होंने तुरंत आडवाणी जी को फ़ोन किया कि भाई ये आपके बिल्कुल उपयुक्त होंगे, क्योंकि अंग्रेज़ी हिंदी दोनों भाषाओं में मैं अच्छी तरह से निपुण था, दोनों टाइपिंग भी जानता था। तो उन्होंने उनको फ़ोन किया और उसके बाद मुझसे कहा आप जाकर आडवाणी से मिल लीजिए। आडवाणी जी से मिला। उनके यहाँ उस समय एक साउथ इंडियन दक्षिण भारतीय व्यक्ति था जो उनके लेख वगैरह टाइप किया करता था। मुझे कुछ टाइप करने के लिए दिया उन्होंने, मेरा आडवाणी जी ने। जी। तो देखने के बाद कहा भाई, जो उन्होंने कहा आडवाणी जी ने समय कि दक्षिण भारतीय लोग अंग्रेजी में अधिक निपुण माने जाते हैं, तुम उनसे 20 हो, 19 नहीं हो। अच्छा। तुम कल से मेरे पास आना शुरू करो। मैंने कहा कल से तो नहीं आ सकता, मुझे पहले अपने संपादक से परमिशन लेनी पड़ेगी। उस समय संपादक थे रघुवीर सहाय जी। रघुवीर सहाय जी से मैंने पूछा कि आडवाणी जी मुझे अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं। उनका 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को। तो रघुवीर सहाय जानते थे संघ में मैं सक्रिय हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा देखो, तो आप उनके यहाँ काम करना चाहते हैं पार्ट टाइम तो जाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन उन्होंने एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि आप सुबह और शाम 2-2 घंटे दोनों वक्त जाएं, ये ठीक नहीं होगा। आप परिवार से अलग हो जाएंगे, बिल्कुल देर से जाएंगे। शाम को कोई बड़ा काम दे दिया आडवाणी जी ने तो वहाँ पर भी देर हो जाएगी। देर हो जाएगी। मैं आपका टाइमिंग से बदल दूंगा। मैं आप सवेरे 2 घंटे के बजाय 3 घंटे लगाइए। अच्छा, सुबह का टाइम आडवाणी जी के पास बिता के सुबह आपकी जो 10 बजे की ड्यूटी 10 के बजाय 12 बजे की ड्यूटी कर दूंगा मैं। अच्छा, 12 बजे से 7 बजे टाइम्स ऑफ इंडिया में। टाइम्स ऑफ इंडिया में। ठीक। तो अखबार के दफ्तरों में देर तक तो काम होता ही है। जी जी जी। तो आपकी ड्यूटी 10 बजे के बजाय 12 बजे शुरू होगी, 12 बजे से 7 बजे तक काम करिए, और काम नहीं रहे तो जाइए घर। तो ये सुविधा उन्होंने दी। फिर मैंने आडवाणी जी के यहाँ जाना शुरू किया, और थोड़े ही दिनों में उनका इतना विश्वास पात्र हो गया। शुरू में मैं कोई उनका जिस पर व्यक्तिगत लिखा होता था, पर्सनल या व्यक्तिगत लिखा होता था, किसी बड़े नेता का पत्र होता था, मैं खोलता नहीं था। उन्होंने एक दिन आके आडवाणी ने खुद कहा कि विशंबर जी आपके लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है, आपके लिए कुछ भी नहीं पर्सनल है, आप सारी चिट्ठियाँ खोल लीजिए, पढ़िए उसको, और उस हिसाब से आप ड्राफ्ट करके मुझे दीजिए। उनका इतना विश्वास आप पर हो गया था कि आप उसका उत्तर भी आप दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपके लेखनी पर उनको इतना ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो वो सब तब से तो मैं काम। आप वहाँ पर पहले उनके घर पर आप जाते थे? घर पर जाता था, उनके कमरे में ही बैठ के, जो कमरा उनका अपना था जी। पंडारा पार्क में, अच्छा। उसी कमरे में उन्हीं की टेबल पर बैठ करके मैं काम करता था। तो इतनी आत्मीयता हो गई थी।
और कमला आडवाणी जी का कैसा आपके साथ में रहा? बहुत ही अच्छा व्यवहार था उनका, बहुत अच्छा होता कि कमला आडवाणी जी का की घटना मुझे नहीं भूलती। बारिश का मौसम था जी। मेरे पास उस समय एक स्कूटी थी, तो उससे मैं जा रहा था जहाँ से ITO का पुल शुरू होता है, उससे पहले ही बारिश थोड़ी हल्की शुरू हो गई थी। मैंने सोचा अब पार हो जाऊंगा उतनी देर में, उतनी देर तक कोई तेज़ बारिश नहीं आएगी। लेकिन जाते जाते इतनी तेज़ बारिश होने लगी, मैं पूरी तरह से भीग गया। तो जैसे ही वहाँ पहुँचा, मिसेस आडवाणी ने देखा मुझे, तो पूरी तरह से भीग गए हो। गई तुरंत आडवाणी जी का कपड़ा लेकर के आई, कपड़ा बदल लो। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, बारिश का मौसम है, हवा लगेगी सूख जाएगी। नहीं बिल्कुल नहीं, बदलो। मजबूर किया उन्होंने, मैंने कपड़े बदले, आडवाणी जी के कपड़े बदले पहने, तब बैठ कर के काम करने दिया। बहुत उनका एकदम ममतामयी, उनका बहुत ही ममता थी, बहुत ही ज़्यादा आत्मीयता थी। और उनके बच्चे प्रतिभा जी और तो बहुत छोटे छोटे थे तब तो। अच्छा। दोनों बहुत छोटे छोटे थे उनका, लेकिन वैसे व्यवहार उनको अच्छा था। उतनी छोटे, उनको पढ़ाने जाता था मैं। अच्छा, अशोक ने अपने पत्र में लिखा है उनके। हाँ मैंने पढ़ा। उतने छोटे उन्होंने एक तरीके से शिकायत की कि भाई हमको पापा ने नहीं पढ़ाया, लेकिन उनको आप जाते थे पढ़ाने के लिए। उनको संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी ये तो पढ़ाने जाता था मैं। इस किताब में आपने आडवाणी जी के साथ बिताए लगभग हर छोटे बड़े किस्से को इंक्लूड किया है। तो उसमें एक किस्सा था जिसमें भारद्वाज बनाम ओबेरॉय, हाँ जी, ओबेरॉय, भारद्वाज बनाम ओबेरॉय। तो उसमें आडवाणी जी ने 3 बार अपना फैसला जो है बदला। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि वो मतलब थोड़ा सा इसमें क्या उनका ऐसा नहीं लग रहा है कि वो बहुत जल्दी से अपना फैसला बदल देते हैं कि बिना? आडवाणी जी इतने न्यायप्रिय व्यक्ति, नेता कहिए, व्यक्ति कहिए, इतने न्यायप्रिय व्यक्ति या नेता है, उस नाते उनको अपना फैसला बदलना पड़ा। जैसे उदाहरण दे रहा हूँ जी, कि अगर कोई मुकदमा एक निचली अदालत में पेश होता है, वहाँ जो तथ्य सामने आते हैं उसके आधार पर जज फैसला दे देता है। जिसके विरुद्ध फैसला जाता है वो और अच्छे नए तथ्य इकट्ठे करके उससे बड़ी अदालत में जाता है, हाई कोर्ट में जाएगा। तो हाई कोर्ट में जब जाएगा, वहाँ के जज देखते हैं कि यहाँ जो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं उसमें तो जिसको पराजित किया गया था वो यहाँ जीत रहा है, तो उस तथ्यों के आधार पर उसको उसके पक्ष में फैसला होता है। ठीक है। फिर अगर दूसरा व्यक्ति, दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का जज दोनों तरफ के पक्ष देखता है, तथ्यों को देखता है, तथ्यों के आधार पर फैसला करता है। इस तरह से आडवाणी जी ने तथ्यों को देख करके, पहले जो उनके पास साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे वो उनके पक्ष में नहीं थे भारद्वाज के, इसलिए भारद्वाज के विरुद्ध फैसला गया। और अंत में जब उनके पक्ष में फैसला गया, आडवाणी जी ने स्वयं देखा, फाइलें पढ़ी, फाइलें पढ़ने के बाद देखा कि नहीं, इनके साथ अन्याय हो रहा है। तो उन्होंने एक न्यायाधीश की तरह से फैसला दिया कि नहीं, भारद्वाज सही है और उनको जो है दिल्ली में रहना है। इसमें आपका भी बहुत बड़ा सहयोग था, आपने बहुत खुद से भी बहुत से तथ्य अपने इकट्ठे किए और मेरे पास जब कोई आता था, मैं बिना तथ्यों को समझे, देखे, समझे बगैर मैं आगे नहीं बढ़ता था। मैं पहले स्वयं स्टडी करता था। जब उन्होंने कहा कि अब फाइल मंगा के मैंने देखी, पहले भारद्वाज ने कहा कि आप फाइल देख लीजिए, मेरी फाइल पर जो टिप्पणी की गई है वो मेरे पक्ष में है। ऊपर जाकर गड़बड़ हो जाता है, ऊपर से कोई अधिकारी उसको गड़बड़ कर रहा है। मैंने देखा तो उनका कहा हुआ बिल्कुल सत्य था। मैंने वो तथ्य आडवाणी के सामने प्रस्तुत किया। आडवाणी ने देखा, उन्होंने कहा ये बिल्कुल सही है,
ठीक। तो और मैं बताऊं आपको कि एक बार सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला था, वो कौन सा मामला था ये मुझे ध्यान नहीं है, उसमें पैरवी आडवाणी जी ने खुद अपनी पार्टी की पैरवी की थी। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने ये टिप्पणी दी, उसमें जीत हुई थी, जनसंघ की जीत हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने, जज ने ये टिप्पणी की कि जनसंघ हैज़ गॉट वन ऑफ द बेस्ट एडवोकेट इन हिज प्रेसिडेंट। अच्छा। जनसंघ हैज़ गॉट वन ऑफ द बेस्ट एडवोकेट इन हिज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट आडवाणी जी थे। आडवाणी जी थे। तो वास्तव में उनके अंदर जो गुण थे ये हैं, समझिए, वकालत उन्होंने कर रखी थी, पत्रकार थे, वकालत कर रखी थी। ये जब सूचना इमरजेंसी के बाद की घटना है जी। 1975 में जब इमरजेंसी लगी जी। तो उस समय आडवाणी जी को तो पहले दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया था। आडवाणी जी के साथ और भी बहुत सारे एमपीज गए थे, बेंगलोर गए थे, और वहीं पर रातों रात जो है उन लोगों को नज़रबंद कर लिया गया, कि बाद में फिर गिरफ्तार कर दिया गया। मेरे नाम से भी कुछ दिनों, थोड़े दिनों के बाद मैंने वहाँ जाना बंद नहीं किया, बल्कि मिसेस आडवाणी ने ही कहा कि देखिए आपके ऊपर भी ये बात आ सकती है, क्योंकि आप आरएसएस में भी हैं, यहाँ भी हैं, सीआईडी वाले घूमते रहते हैं, आपके ऊपर भी बात आ सकती है, आप मत आइए, यहाँ कोई काम नहीं है। तो एक दिन जो है फिर उसके बाद मेरे पास साल भर, लगभग साल भर बाद मेरे घर पर पुलिस आई और मेरा घर घेर लिया 20-25 लोगों ने। मैं पीछे की तरफ से भाग गया, निकल गया। मेरे ऊपर बाद में पता लगा कि मीसा में वारंट है। फिर 2 महीने की छुट्टी लेकर के मैं अंडरग्राउंड हो गया। उसके बाद यानी जब सरकार बनी तो आडवाणी जी सूचना और प्रसारण मंत्री बनाए गए। जी। तो मेरे एक मित्र संघ में हैं, वो मुझसे रोज़ पूछते थे, भाई तुम्हें कौन सा पद दिया जब मंत्री बनने के बाद, पर्सनल डिपार्टमेंट में तुम्हें कौन सा पद दिया। मैंने कहा मैं नौकरी कर रहा हूँ दिनमान में, वो अपने आप देंगे तो देंगे, मैं नहीं कहूँगा उनसे। तो उनका तुम सब सारे काम पद बट जाएंगे, तब उसके बाद क्या कहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अचानक एक दिन मेरे पास किसी वीआईपी व्यक्ति ने किसी का अपना एक पत्र दिया रिकमेंड करके कि इनको किसी पद पर रख लीजिए। तो उस समय आडवाणी जी थे नहीं, वो आए थे तो मुझे देख गए। आडवाणी जी जब आए तो उनको मैंने पत्र दिया। अचानक मेरे मुंह से निकला कि मैं अपने लिए भी किसी से रिकमेंडेशन ले आऊँ क्या, किसी नेता से। तो आडवाणी जी का उत्तर ऐसा था कि मैं चौंक गया। उन्होंने कहा कि मुझसे अधिक जो तुम्हें जानता हो उसका पत्र ले आओ। इसका मतलब कि आडवाणी जी पूरी तरह से मुझे आप पर विश्वास करते थे, जान चुके थे, विश्वास हो चुका था, इसलिए मुझे कुछ कहना नहीं पड़ा। मुझे उन्होंने गस्टेड पोस्ट हो भी थी, फर्स्ट पीए की पोस्ट पर रखी, और मेरा कार्य देख करके साल भर बाद विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, जो सहायक निजी सचिव से भी ऊंचा दर्जा था। अच्छा। एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की नंबर 2 प्राइवेट सेक्रेटरी, उसके बाद नंबर 2। एक मंत्री के पास कितने सहायक सचिव होते हैं या सचिव होते हैं? एक तो 4-5 तो होते हैं कम से कम। उसके स्टाफ में कम से कम 15-20 लोग होते हैं। टाइपिस्ट है, स्टेनोग्राफर हैं। मुझे स्टेनोग्राफर मिला हुआ था। अच्छा। आडवाणी जी के कौन से गुणों से आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, जिसके कारण आप उन्हें अपना आदर्श कहते हैं? उनके कई ऐसे गुण हैं जिसके कारण मैं उन्हें अपना आदर्श मानने लगा। उनके सत्यवादिता, न्यायप्रियता, बड़े छोटों में कोई अंतर नहीं करना, सबको उतना ही सम्मान देना,
और मैं चूँकि आर्य समाजी संस्कार मेरा रहा है, जी। इस नाते मैंने ये अनुभव किया। मैंने एक साधारण सी बात बता रहा हूँ कि आडवाणी जी को कभी अखबार में या किसी फाइल का पन्ना पलटते हुए मैंने थूक लगाते हुए नहीं देखा है, कभी भी नहीं देखा वो लेकर के किताब, बल्कि फूंक मार करके जब अलग हो जाएगा तो हाथ से करते थे। ये मामूली बात नहीं है, मामूली बात नहीं है, सही में कहने को मतलब देखने में एक साधारण सी साधारण सी बात है, लेकिन अनजाने में ऐसा लोग बहुत करते हैं। ऐसा लोग जल्दी बहुत जल्दी करते में पेजेस पलटते हैं हाँ। और ऐसे करके मुंह में अंगुली डालेंगे फटते। जी। वहाँ पर तो लेकिन बहुत लोग आने जाने वाले, छोटे बड़े कई लोग आने जाने वाले लगे रहते होंगे, तो कभी भी आडवाणी जी ने ऐसा नहीं किया कि चलो कोई इम्पोर्टेंट पर्सन आ रहा है तो उसको पहले टाइम दे दिया जाए, और जिसको ऐसा कभी कुछ हुआ है? नहीं, टाइम तो नोट रहता है वहाँ, एक सूची बन जाती थी सब शाम को ही कि अमुक व्यक्ति को इतने बजे आएंगे, अमुक व्यक्ति इतने बजे आएंगे, और उस हिसाब से लोग आते थे। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे व्यक्ति आ जाते थे जिनको मैं समझता था कि आडवाणी जी का इनसे मिलना आवश्यक होगा। उस समय अगर आडवाणी जी ड्राइंग रूम में होते थे, मुझे अंदाज़ा होता था इस समय आडवाणी जी चाय पी रहे होंगे, नाश्ता कर रहे होंगे, परिवार के साथ गपशप कर रहे होंगे। मैं जब देख लेता था इस समय अब कोई मिलने वाला नहीं है, तो मैं बजर दे करके तुरंत आडवाणी जी को सूचना देता था कि आडवाणी जी अमुक व्यक्ति आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। बाद में मुझे मिसेज आडवाणी से डांट पड़ती थी, लेकिन मैंने इसकी कभी परवाह नहीं की। मैं ये जानता था कि आडवाणी जी तुरंत उठ करके आ जाएंगे। भी आडवाणी जी ने आपको इस बात के लिए ऑब्जेक्शन किया कि आप अपने स्तर पर बहुत सारी चीज़ें सुलझा लेते थे, तो इस चीज़ के लिए कभी उन्होंने कभी नहीं अप्रिशिएट किया? क्या किया? कभी नहीं, अप्रिशिएट वाली बात कभी मैं आई नहीं, लेकिन कभी भी नहीं, क्योंकि एक शुरू में जब गृह मंत्री बने आडवाणी जी, उस समय पंडारा पार्क में ही थे, जगह की कमी थी, टेंट वन लगा दिया था, लॉन में टेंट लगा दिया गया था। 20-25 कुर्सियाँ रख दी गई थी, जो जिनको समय दिया होता था वो तो आकर के मिलते थे ऑफिस में उनसे, बाकी लोग वहाँ इकट्ठे होते थे। एक एक से आडवाणी जी मिलना शुरू करते थे, पूछते थे कुछ लिख करके भी ले आए हो, अगर लिखित कोई लिया होता था उसने तो दे देते थे। वो एक बार देख करके मुझे पकड़ा देते थे। एक बार की ऐसी घटना है कि वहाँ से जब सबसे मिल लिए चलने लगे, ऑफिस में जाते समय आडवाणी जी ने मुझसे कहा, विशंबर जी, जो लोग यहाँ आते हैं मिलने के लिए मुझसे, वो बड़ी उम्मीद लेकर के आ रहे हैं कि मंत्री जी के यहाँ चल रहे हैं, हमारा काम हो जाएगा। तो हमें अपने व्यवहार में, बातचीत में ऐसी जो है पारदर्शिता रखनी चाहिए कि किसी को ये न महसूस हो कि हमारा काम नहीं करना चाहते, बहका रहे हैं, हमें फुसला रहे हैं। पॉजिटिविटी रखना चाहिए। अगर किसी कारण से उनके काम में कोई दोष होगा तो काम नहीं होगा, और नहीं तो उसका काम होगा, ये विश्वास लेकर के वो जाएं। तो उसी क्षण से जब मैंने आडवाणी जी ने ये बात कही, तो मैंने उसको अपना गाइडलाइन बना लिया। मैंने पुस्तक में भी लिखा कि मैंने उसे अपना मार्गदर्शक सिद्धांत बना लिया, और ये आडवाणी जी को मालूम है, क्योंकि जो पुस्तक मैंने लिखी है जी, लिखने के बाद उनको दिखाया, उसके बाद दोबारा जब उसमें संशोधन हो गया, करेक्ट हो गया, उसके बाद भी उनको दिखाया। जितनी बार उसमें संशोधन किया गया, अशुद्धियाँ ठीक की गई, हर बार उनको दिया गया, और अंतिम प्रति, संशोधित प्रति आडवाणी जी के पास ही थी जब मैंने छोड़ दिया था उनका साथ। आडवाणी जी से जुड़े और कुछ हमें बातें बताइए जिससे आप हमें पता चले कि आप क्यों उनको आदर्श अपना मानते हैं। शुरू से ही मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। शुरू की बात है, आडवाणी जी को कलकत्ता जाना था जी, ट्रेन से,
मैं उन्हें छोड़ने स्टेशन गया था, शाम का वक्त था। मैं था, आडवाणी जी थे, और उस समय कार्यालय प्रमुख थे जगदत्त, पंडित जगदत्त शर्मा जी। हम तीनों लोग गए थे। वहाँ पहुँचे तो स्टेशन पर गाड़ी खड़ी थी, हम तीनों कंपार्टमेंट में गए। फर्स्ट क्लास के डब्बे में उनकी सीट थी, वो अपनी सीट पर बैठ गए। सामने की सीट पर मैं और पंडित जगदत्त शर्मा बैठे हुए थे जी। कुछ देर के तक हमने देखा कि वहाँ कोई आ नहीं रहा, तो मेरे मन में जिज्ञासा पैदा हुई। मैंने कहा, ये भी सीट आपके ही लिए है क्या? उनका हाँ। तो मैंने कहा कि अगर मुझे मालूम होता कि आप वो सीट आपकी ही है, खाली जा रही है, तो मैं भी चलता, बनारस उतर जाता, अपने घर चला जाता जी। मैं बनारस का रहने वाला हूँ, जी। बनारस से होकर के गाड़ी जाती थी। अच्छा। तो उनका चलो ना, अभी चलो। तो मैंने कहा, अभी कैसे चलूँ? मेरे पास कपड़े लेते कुछ नहीं, ऐसे जो पहन के आया हूँ, कपड़े तो लेके आए नहीं कुछ। कोई बात नहीं, तुम चलो मेरे साथ, कलकत्ता तक चलो, वहाँ किसी कार्यकर्ता को तुम्हारे साथ भेज दूँगा, तुम्हारे नाप के कपड़े जो है 2 जोड़ी ले लेगा, उसके बाद तुम वहाँ बनारस लौट के चले जाना। फिर बड़ी चक्कर में पड़ा। मैंने कहा, फिर घर पर सूचना देने की कौन जाएगा? टेलीफोन भी नहीं है मेरे घर पर कि कोई सूचना दे। तो धनी ने कहा कि ईश्वरदास महाजन को संदेश, जगदत्त जी घर जा कर के जगदत्त जी ईश्वरदास महाजन जी को सूचना दे देंगे। ईश्वरदास महाजन जी मेरे पड़ोस में ही रहते थे, कृष्णनगर में, तो उनका वो जा कर के तुम्हारे यहाँ संदेश दे देंगे। मैं निरुत्तर हो गया। मैंने कहा, अब क्या बहाना करूं? तो उनके साथ मैं चला गया, और बनारस जाने के बाद फिर मैंने सोचा कि मैंने कहा वहाँ जा कर के दूसरे कपड़े के लिए जो है भेजेंगे किसी कार्यकर्ता को, तो मैं घर चलूँगा, मेरे पिताजी हैं, उनका कपड़ा आ जाएगा, मेरा छोटा भाई मुझसे। तो मैंने उनसे कहा कि वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं यहीं उतर जाता हूँ। कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा हो। तो दूसरों की इच्छाओं का आदर करना ये छोटी मोटी बात नहीं है। मेरी इच्छा हुई, मैं बनारस चला जाता, अगर आप मुझे पता होता तो उनका चलो अभी चलो, कपड़े नहीं तो वहाँ से दिलवा देंगे। बहुत ग्राउंड टू अर्थ थे। बहुत ग्राउंड था मेरे मन में, तभी से श्रद्धा पैदा हो गया कि अपने जो सहयोगी हैं, चाहे और कहीं भी जाते थे, किसी कार्यक्रम में साथ जाता था जी, मेरे खाने का पीने का सबका ध्यान रखते थे। अगर पूछते थे कि तुमने खाया कि नहीं खाया। उनको लौह पुरुष कहा जाता है, तो हम सोचते हैं कि वो बहुत सख्त होंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और बहुत सख्त भी होंगे, तो लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि वो तो बहुत ही मतलब पितृ व्रत उनका जो है व्यवहार था। लौह पुरुष का मतलब जिसको विल पावर, जो एक बात सच्चाई पर, जिस पर अडिग हो गया। जो मैंने कहा ना कि अपने ही निर्णय को 3 बार बदला, तो सच्चाई के कारण बदला, वैसे नहीं बदला जी। कई ऐसे प्रसंग आए हुए हैं जब मैंने कहा कि उनको हमसे ये काम करने के लिए उन्होंने मना कर किया है। एक व्यक्ति था जिसने इमरजेंसी में, मेरे ऊपर भी मीसा में वारंट निकला हुआ था। मीसा क्या है? मीसा का उस समय मीसा का मतलब ये था कि एक बार अरेस्ट हो गए तो कोई सुनवाई नहीं, कोर्ट अदालत में भी कोई सुनवाई नहीं, जब तक वो चाहे तब तक जेल में रख सकते हैं। अच्छा, ये इमरजेंसी के टाइम पर? हाँ, इमरजेंसी के समय। तो मैं अंडरग्राउंड हो गया, तो कई लोगों ने मुझसे मेरी सहायता की। उसमें एक प्रमुख व्यक्ति थे जो उन्होंने मेरी सहायता की थी। तो इमरजेंसी ख़त्म होने के बाद जब सरकार बन गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि मॉडर्न स्कूल में वो अपने बेटे का एडमिशन कराना चाहते थे। अच्छा। उनका विशंबर जी अगर आडवाणी जी से एक चिट्ठी लिखवा देते प्रिंसिपल के नाम, तो उनका एडमिशन हो जाएगा मेरे बच्चे का। मैंने आडवाणी जी से कहा, वो मानते थे मेरी बात। तो आडवाणी जी से कहा उनका विशंबर, मैं चिट्ठी क्या, मैं एक फ़ोन कर दूँ तो भी वो कपूर थे वहाँ कोई प्रिंसिपल,
जी। कपूर तुरंत उसका एडमिशन कर देंगे, लेकिन मैं नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? मैं तो एक छोटा सा काम करवाऊँगा और वो इसी बहाने जो है वो मुझसे कोई बड़ा से बड़ा काम करवाना चाहेगा, जो मैं नहीं करूँगा। अगर गलत काम होगा तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, इसलिए मैं ये भी एडमिशन के लिए नहीं कहूँगा। मैं चुप हो गया। वो कोई भी इस तरह का फेवरिज्म नहीं करते नहीं, थे। फेवरिज्म बिल्कुल नहीं। अटल जी से भी आपका मिलना होता होगा? अटल जी अक्सर आडवाणी जी के यहाँ आते थे, आडवाणी जी के यहाँ जाते थे। दोनों बहुत ही नज़दीक थे। यहाँ तक कि कई बार, चूँकि मैं अखबार के दफ्तर में था, दिनमान में था, तो शुरू में तो उनके यहाँ पार्ट टाइम ही काम करता था। जी। तो लोग अक्सर चर्चा चलती थी कि आजकल आडवाणी जी और वाजपेयी जी में ठनी हुई है। तो मुझसे लोग प्रश्न करते थे कि क्या ये सच है? तो मैं पहले समझाता था, लेकिन लोग नहीं मानते थे। तो मैंने एक बार उत्तर दिया उन लोगों को जिन्होंने प्रश्न किया। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल सही बात है। दोनों में गुटबंदी चल रही है और जल्दी ही दोनों अलग हो जाएंगे, दो गुट बन जाएंगे। लेकिन जो आडवाणी गुट बनेगा उसके नेता होंगे वाजपेयी जी, और जो वाजपेयी गुट बनेगा उसके नेता होंगे लाल कृष्ण आडवाणी। वाह, क्या उत्तर है। सबक के पकड़े गए। आप लोग प्रश्न ही ऐसा करते हैं, कोई मतलब ही नहीं है इस बात का। दोनों में इतनी आत्मीयता है। कभी भी आडवाणी जी कुछ लिखते हैं तो वाजपेयी जी को जरूर दिखाते हैं। मैं खुद लेके जाता हूँ उनको दिखाने के लिए। वाजपेयी जी लिखते हैं तो आडवाणी जी को फ़ोन करके पूछते हैं, भाई ये आडवाणी ये ठीक है कि नहीं। मोदी जी से, उनसे आपका मिलना जुलना? मोदी जी अक्सर जब आते थे, जी। मोदी जी के बारे में मुझे ध्यान नहीं था, लेकिन जब आडवाणी जी मोदी जी से पहला इंटरव्यू लेने मेरा बेटा अशोक गया अहमदाबाद, जब आडवाणी जी, जब ये तय हो गया कि मोदी जी बीजेपी के प्रधानमंत्री प्रत्याशी होंगे, तो अहमदाबाद वो गया। तो चूँकि मैं एक डेडिकेटेड वर्कर, समझो, बीजेपी के प्रति बड़ा निष्ठावान कार्य करता हूँ। जब बनारस से लड़ने लगे चुनाव, तो मेरे मन में आया कि मैं भी चलूँगा बनारस। बिना किसी से कहे, बिना उनको जानकारी दिए, मैं छुट्टी लिए, दफ्तर से छुट्टी लिया, चला गया बनारस। 20 दिन वहाँ रहा और वहाँ बीजेपी जहाँ जिस कार्यालय में सब लोग जाते थे, वहाँ कार्यालय में गया। मैंने उन सबको परिचय दिया। मैंने कहा, बताया कि मेरे लायक कोई काम बताइए। उन्होंने जो भी काम बताए मैंने किया और वहाँ बहुत सारी मीटिंगें ली, अपनी बिरादरी के कायस्थों की सभाएं आयोजित करवाई और उनमें लोगों को संबोधित किया। संघ के कार्यकर्ता के रूप में आपने वहाँ काम संघ के किया। कार्यकर्ता। जी। इसी बीच जब अशोक गया आडवाणी जी मोदी जी से इंटरव्यू लेने, इंटरव्यू लेने के बाद आया, तब उसने कहा कि पिताजी, मुझे फ़ोन करके बताया, पिताजी मैं इंटरव्यू लेने गया था मोदी जी से। तो पहली बार उनसे मुलाकात हो रही। मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे जानते हैं? तो मोदी जी ने तुरंत कहा, बेटे मैं तुम्हें भी जानता हूँ, तुम्हारे पिताजी को भी जानता हूँ। तो हक्का बक्का रह गया। कह, मैं विशंबर जी, जितनी बार भी मैं आडवाणी जी के यहाँ गया हूँ, बहुत अच्छी तरह से मिलते थे, बड़ा आदर सत्कार करते थे, उनको मेरा नमस्कार कहना। मोदी जी आपको जानते थे? हाँ, तो उनको मेरा नमस्कार करना। तो जितने ध्यान में आ गया, तो जब भी आते थे वहाँ तो मिलते ही थे। अभी मुझे इस बात से क्योंकि आपने अशोक सर का यहाँ पर मेंशन किया, तो मुझे लगा मैं दर्शकों को बता दूं कि अशोक श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़ के जो अशोक श्रीवास्तव है, 2 टूक प्रोग्राम करते हैं, वो विशंभर जी के बेटे हैं। और यहीं से मेरा दूसरा प्रश्न निकलता है कि आप 2 सेलिब्रिटीज़ के साथ रहे हैं, एक लाल कृष्ण आडवाणी जी और एक अशोक श्रीवास्तव जी। तो कैसा लगता है सेलिब्रिटीज़ के साथ में रहना? तो पहले अशोक के बारे में बताऊं जी कि मेरे कारण से अशोक की नौकरी पर कई बार खतरे आए। उस समय कांग्रेस की सरकार थी जी।
और उसके कई कुछ प्रतिद्वंदियों ने प्रसार भारती के प्रमुख से जाकर के कहा कि ये विशंबर श्रीवास्तव का बेटा है, जो आडवाणी जी के प्रमुख व्यक्ति हैं। क्योंकि मैं सबसे पहले आडवाणी जी के पास गया था जी। तो उनका उत्तर जो था, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप अशोक जैसा कोई योग्य व्यक्ति ला दीजिए, मैं इसको तुरंत निकाल दूंगा। उस समय तक अपने काम से उसने धाक जमा ली थी। एक बार अशोका की नियुक्ति हो गई थी दूरदर्शन में। उस समय सुषमा स्वराज जी मंत्री थी, सूचना प्रसारण मंत्री थी। वो आडवाणी से मिलने आई थी उनकी कोठी पर। तो मैं गेट पर रिसीव करके ले गया, उनको ऑफिस में बिठाया और आडवाणी जी को सूचना दे दी कि सुषमा जी आ गई हैं। तो सुषमा जी ने कहा कि विशंबर जी, अशोक ने अप्लाई कर रखा था, आप मुझे इतनी अच्छी तरह से जानते हैं, आपने एक बार भी अशोक के बारे में कहा नहीं कि मैंने उसने अप्लाई किया, ज़रा देख लीजिएगा। मेरा उत्तर था कि मुझे अशोक की योग्यता पर पूरा विश्वास है, मैं क्यों किसी से कहूँ। आडवाणी जी से भी कह सकता था, आपसे भी कह सकता था, लेकिन मैं जानता हूँ। किसी को पता नहीं था कि अशोक सर ने अप्लाई किया हुआ है, ना आपने आडवाणी जी से कहा ना सुषमा जी किसी से नहीं कहा, लेकिन जानते दोनों थे कि अशोक मेरा बेटा है। आडवाणी जी भी जानते थे। लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा हुई है। लोगों का कहना है कि उनको बहुत पहले ये सम्मान मिल जाना चाहिए था। इस पर आपका क्या कहना है? और जिस दिन भारत रत्न की घोषणा हुई जी। उस दिन मन प्रफुल्लित हो गया। और ये जब पता लगा कि मोदी जी स्वयं जा कर के आडवाणी जी को मिल कर के आए हैं, उससे पहले मोदी जी अक्सर जाते थे, आडवाणी जी को पूरा सम्मान देते थे, जन्मदिन पर जाकर के उनके पैर छूते थे। ये तो मालूम था कि मोदी जी आडवाणी जी को अभी भी पूरा सम्मान देते हैं। लेकिन ये अगर राष्ट्रपति का पद नहीं मिला तो कम से कम ये जो है उनको भारत रत्न का पद, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, कम बात नहीं। तो इसको क्या पहले उनको मिलना चाहिए था? अब ये पहले अभी जो मिल रही है ठीक है? मोदी जी का क्या कैलकुलेशन होता है ये कहना मुश्किल है। उसमें बहुत सारी राजनीति भी होती है। हो सकता है जब उनके ध्यान में आया हो कि जिस राम मंदिर में उन्होंने रामलला की प्रतिष्ठा की है जी। उसकी भूमिका किसने रची थी, उनके मन में ये बात आई होगी। अच्छा, तो ये आपका कहना है कि उन्होंने ये अभी तक इसलिए संभाल के रखा ये फैसला कि जब राम मंदिर बन जाए। राम मंदिर के मैं बता रहा हूँ कि जब राम रथ यात्रा निकाल करके आडवाणी जी दिल्ली लौटे थे, उसके बाद विठल भाई पटेल हाउस में वहाँ एक आम सभा रखी गई थी। मैं भी वहाँ गया था, उपस्थित था। सबसे बाद में वाजपेयी जी बोले थे और वाजपेयी जी जब बोलने खड़े हुए तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि भाई जब आडवाणी जी ने राम रथ यात्रा निकालने की बात मुझसे कही तो मैंने अपनी असहमति प्रकट की थी, लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ कि आडवाणी जी सही थे, मैं गलत था। ये बात वाजपेयी जी ने अपने मुंह से कही है, सार्वजनिक सभा में स्वीकार किया, क्योंकि राम का नाम उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक, पूरब भारत से पश्चिम तक सब जगह राम का नाम, सोते जागते लोग नाम देते हैं, राम राम जी हैं। कोई शव यात्रा निकलती है तो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, इसी का जाप होता है। तो राम को कौन नहीं जानता। राम ने जो हिंदू समाज में जिस आदर्श की स्थापना की है वैसा किसी ने किया नहीं आज तक, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है।
लोग मजाक में कहते हैं कि भाजपा को बड़ा बनाने में लालू यादव जी का भी बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने ना रथ यात्रा रोकते ना इतना बड़ा ये सब होता। ये बात तो सही है, सच है। क्योंकि जैसे आजकल राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि राहुल गांधी सबसे बड़े आलोचक हैं भाजपा के और मोदी जी के, हैं जी। तो आमतौर पर ये चर्चा हो जाती है वो बीजेपी के सबसे बड़े समर्थक हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली वो बीजेपी को बल दे रहे हैं। तो उसी तरह से, क्योंकि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, जो भी क्रिया कोई क्रिया करता है उसकी प्रतिक्रिया होती है जी। तो जिस तरह से राहुल गांधी अगर मोदी जी की आलोचना करते हैं, गाली देते हैं, तो लोगों में, उनके बीजेपी के समर्थकों में गुस्सा आता है, क्रोध आता है, वो और ज़्यादा उनके अंदर दृढ़ता आ जाती है काम करने के प्रति। हाँ जी। उसी तरह से लालू यादव ने उनका रथ रोका तो बीजेपी के लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश पैदा हुआ। प्रतिक्रिया तो बताया ना, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती। उन्होंने जो क्रिया की उसकी प्रतिक्रिया, इतना क्रोध आया लोगों में, उसके कारण और अधिक बल से और अधिक समर्पण के साथ आगे बढ़े। तो लालू यादव जी का भी योगदान तो है, निश्चित रूप से। ठीक है। आडवाणी जी ने जब राम रथ यात्रा निकाली, उससे प्रेरित होकर के मैंने अपनी कालीन चंद्रनगर में, जहाँ मैं रहता हूँ जी, वहाँ पर एक मंदिर की नींव डाली और तमाम विरोधों के बावजूद आज एक बहुत बड़ा मंदिर बन गया है, जिसमें लगभग सभी प्रमुख हिंदी देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित है। आप स्वयं लेकिन आर्य समाजी हैं। वही तो, कई आर्य समाजी मेरे मित्र हैं, बहुत बड़े मित्र हैं, लेकिन उस मंदिर को बनाने में कई भावनाएं मेरे साथ में आई। मोदी जी ने, आडवाणी जी ने राम रथ यात्रा निकाली थी हिंदुओं को एक करने के लिए। मेरे मन में भी ये बात आई कि जिस तरह से मुसलमानों की एकता, वो चूँकि नमाज पढ़ने के लिए एक जगह इकट्ठा होते हैं, मस्जिद में इकट्ठा होते हैं जी, और वहाँ से उनको साथ में रहने के कारण उनमें एकता पैदा होती है। तो हिंदुओं में भी अगर मंदिर, हर कॉलोनी में एक मंदिर हो, एक केंद्र हो जाएगा, केंद्र हो जहाँ सब लोग मिलें, तो उनके अंदर एकता की भावना पैदा होगी। और इसीलिए मैंने वहाँ पर मंदिर की स्थापना की। आडवाणी जी ने राम मंदिर की स्थापना के लिए कार्य किया, तो विशंभर जी ने हनुमान मंदिर का स्थापना। और ये शुरू से ही आडवाणी जी को भी मालूम है, मिसेज आडवाणी को भी मालूम है कि मैं चंद्रनगर में एक मंदिर बनवा रहा हूँ। कई लोगों ने शिकायत भी की, मेरी शिकायत आडवाणी जी से की कि ये तो दफ्तर में बैठे बैठे चंद्रनगर में मंदिर बनवाने की बात करते रहते हैं, लेकिन आडवाणी जी ने उसको इग्नोर किया हमेशा। अच्छे कार्यों के लिए सभी साथ देते हैं। मैं किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करता। मैं निरंकार ब्रह्म का उपासक हूँ। निरंकार ब्रह्म, एक ही ब्रह्म को जानता हूँ, निरंकार ब्रह्म है, वो सर्वव्यापी है। लेकिन जब शाखा में जाने के बाद, संघ में जाने के बाद, मैंने देखा कि वहाँ प्रतिदिन जाते ही सबसे पहले भगवा ध्वज को प्रणाम किया जाता है। तो भगवा ध्वज एक कपड़े का टुकड़ा है। उसी भगवा ध्वज को जब बाद में पता चला कि हम अपना गुरुदक्षिणा के दिन, जो साल में एक बार गुरुदक्षिणा होती है, और भगवा ध्वज को अपना गुरु मान करके हम गुरुदक्षिणा करते हैं, और उनके बारे में प्रवचन लोग देते हैं, कोई ना कोई देता है करके, कि भगवा ध्वज को गुरु क्यों माना जाता है। और जब मैं बौद्धिक प्रमुख बना जी, तो मैं लोगों के सामने ये प्रवचन करता था, लोगों को बताता था कि एक भगवा ध्वज को गुरु क्यों माना जाता है। कि किसी भी व्यक्ति को गुरु मानने में दिक्कत यह है कि उसके अंदर कोई ऐसी बुराई अगर नज़र आ जाए, जैसे कि मैं बताऊं, विश्वामित्र जी बहुत बड़े तपस्वी थे जी, ऋषि थे, लेकिन मेनका के मोहजाल में फंस गए।
तो हम किसी भी व्यक्ति को गुरु मान लें और उसमें कोई बुराई परिलक्षित हो जाए तो हम उसको गुरु तो मानने से इनकार करना पड़ेगा जी। लेकिन ये प्रतीक है, भगवा ध्वज। भगवा ध्वज एक प्रतीक है, अच्छाई का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। तो इसमें त्याग, तपस्या, बल, पौरुष सब कुछ इसमें छिपा हुआ है। जब हम एक वस्त्र को अपना गुरु मान सकते हैं तो एक पत्थर की मूर्ति को हम देवता क्यों नहीं मान सकते? मन में तर्क वितर्क होता रहा। मैं मूर्ति पूजक नहीं था, लेकिन जब हमने माना कि जब हम कहते हैं कि भगवान तो एक ही है, निरंकार है, सर्वव्यापी, लेकिन सर्वव्यापी है, कण कण में, पत्थर पत्थर में भी व्याप्त है। जब पत्थर में व्याप्त हम मान चुके हैं तो मूर्ति का पूजा अगर कोई करता है तो उसकी आस्था पर हम चोट क्यों करें? तो तब से विचारों में परिवर्तन आया। अपने अनुभवों को किताब के रूप में लिखने का आपको आइडिया कहाँ से आया? जब वो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बने तब बहुत सारे लोग आते थे अपनी समस्याएं लेकर के, और बहुत सारे लोगों की सहायता करने का मुझे अवसर मिला। और हर समस्या आडवाणी जी के पास तो नहीं पहुंचाई जा सकती, उनकी व्यस्तता इतनी होती थी, और उनसे मुझे प्रेरणा मिल चुकी थी कि कोई व्यक्ति जब अपनी समस्या लेकर के आता है तो निराश न हो। तो जब मैं सच्चाई देख लेता था कि ये तथ्य है, सही है, तो मैं उसकी सहायता करता था। और उन समस्याओं को मैं जब वहाँ से रिटायर हुआ, सेवानिवृत्त हुआ, जी। तब उन समस्याओं को लिखना शुरू किया मैंने, और लिख करके मैंने प्रकाशक के पास भेजी है। प्रकाशक के पास भेजने के पहले उसकी एक प्रति मैंने अपने प्रिय शिष्य का ये दत्तक पुत्र का ये मित्र का ये संतोष तरस को दी थी। उसने उसको बाउंड करवाया और कई कापियाँ में निकलवाई। अच्छा। हाँ, बाउंड करवा कर दिया। तो मेरे पास जब कई कापियाँ हो गई तो एक कापी मैंने फिर प्रकाशक को दी। प्रकाशक ने उसमें प्रिंट करवा करके भेजी, तो उसमें जो अशुद्धियाँ थी बहुत सारी, उसमें प्रूफ रीडिंग करके वो कुरा करके दी, भेजी। तो इस तरह से कई 3-4 दफ़े ऐसा हुआ। और जितनी बार प्रूफ रीडिंग के बाद संशोधित प्रति आती थी, मैं हर बार आडवाणी जी के पास बता देता था कि इसमें ये संशोधन हुआ है, आप एक बार देख लीजिए। अब उन्होंने कितना देखा कितना नहीं देखा ये मुझे नहीं मालूम, मैं उनको दे देता था। किताब पढ़ करके आडवाणी जी का क्या रिएक्शन था? मैं बता रहा हूँ आपको कि अंतिम बार जब अंतिम प्रूफ रीडिंग के बाद जो प्रति तैयार हुई थी छपने के लिए, वो मैं आडवाणी जी के पास छोड़ आया था। उसके बाद वहाँ से मैं छोड़ छाड़ के घर बैठ गया था। 2-3 साल बीच में बीत गए। मुझे भी इतनी उत्सुकता नहीं थी कि मैं अपनी किताब छपवाऊँ। तो एक दिन प्रभात प्रकाशन के प्रभात जी का फ़ोन मेरे पास आया। वो मुझे चाचा जी कहते थे, बहुत आते थे वहाँ आडवाणी जी के यहाँ। आडवाणी जी को ताऊ जी कहते हैं, आज भी मुझे चाचा जी कहते हैं, उनको ताऊ जी कहते हैं। मेरे पास फ़ोन है कि चाचा जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा आइए, कभी भी आ जाइए। तो एक दिन आए। जो प्रूफ रीडिंग वर्क की हुई प्रति मैं आडवाणी जी को दे आया था जी। वो प्रति लेकर के आए और 2-3 पुस्तकें अपने प्रकाशन के लिए के आए। तो चुनाव की घोषणा हो चुकी थी 2009 के, शायद 2009 के।
जिसमें आडवाणी जी प्रत्याशी बने थे इसके प्रधानमंत्री के। तो वो प्रति देते हुए प्रभात जी ने कहा कि चाचा जी, ताऊ जी की इच्छा है कि ये पुस्तक अभी न छपे तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने उनसे कहा कि अगर वो नहीं चाहेंगे, बिल्कुल नहीं, अभी क्या नहीं छपेगी। तो तुरंत ही फिर प्रभात जी ने कहा कि नहीं, साथ साथ उन्होंने ताऊ जी ने मुझसे ये भी कहा है कि पुस्तक के लेखक विश्वम्भर जी हैं। मेरे कहने के बावजूद अगर वो अभी छपवाना चाहें तो अभी छपवाना चाहें, जब छपवाना चाहें तो तब छपवाएं। तो मैंने आपने पूछा था कि आडवाणी जी के आप इतने प्रशंसक क्यों, उनको आदर्श मानते हैं, तो उसका एक ये भी कारण है। समय समय पर ऐसे ऐसे कारण पैदा होते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति मेरा आदर्श होने लायक है। इतने ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति रिक्वेस्ट कर रहा है। नहीं, जब रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये पहले रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ न छपे, लेकिन चूंकि उसके लेखक विश्वम्भर जी हैं, वो स्वतंत्र हैं, जब चाहे तब छपवा सकते हैं, डिसीजन उनका ही रहेगा। मैं बिल्कुल भूल ही गया था। उसके बाद किताब को रख दिया। कई साल के बाद अचानक मैंने अपने उस प्रूफ रीडिंग की हुई फाइनल की पुस्तक को राम बहादुर राय जी को पुस्तक पढ़ने के लिए दी थी। मैंने पुस्तक पढ़ने के बाद राम बहादुर जी ने मुझे फ़ोन किया कि विश्वम्भर जी, इतनी अच्छी आपने पुस्तक लिखी है, इसको छपवा क्यों नहीं रहे हैं? और अगर प्रकाशक की तो कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, मैं प्रकाशक दूंगा आपको। मैंने कहा कि नहीं, छापने वाले तो तैयार है, मैं एक बार पूछ लेता हूँ। मैंने तुरंत जो है अनिल प्रकाशन को फ़ोन किया, अनिल जी को। तो अनिल जी ने कहा, मैं तो छापने के लिए तैयार बैठा हूँ, आपके यहाँ से अनुमति मिलनी चाहिए आपकी, अब आप चिंता मत कीजिए, मैं तुरंत इसको छापूंगा। और उसके बाद जो है उसकी भूमिका भी राम बहादुर जी ने लिखी है। पुस्तक में राम बहादुर जी ने भूमिका भी लिखी है। जी, आपने देखा होगा। जी हाँ, पढ़ा मैंने। कि राम बहादुर कोई छोटे मोटे पत्रकार नहीं, पत्रकार भी हैं, विचारक भी हैं और बहुत सुलझे हुए व्यक्ति। विश्वम्भर जी का बहुत बड़ा अनुभव है लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ में। इसके अलावा भी उनका अपना भी बहुत सारा अनुभव है। यदि आप एक अच्छी पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, अपना ज्ञानवर्धन करना चाहते हैं, तो आप ये किताब ज़रूर खरीदिए। आडवाणी के साथ 32 साल, विश्वम्भर श्रीवास्तव जी द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। और इसके अलावा आपको ये एपिसोड कैसा लगा? आपको किसी भी तरह का आपको कोई सजेशन देना हो, आपका कोई प्रश्न हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें ज़रूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार।